पूर्वी मध्यकालीन भारत, प्री मेडिवल इंडिया का आज हमारा टॉपिक रहेगा। इसमें हम क्या देखेंगे? गत मध्यकाल, मध्यकाल सन 1200 से 1750 ईस्वी तक हम देखेंगे। इसमें देखेंगे दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश, सैयद वंश, लोदी वंश और शासक, और इससे पहले तुगलक वंश। इससे पहले हम आएंगे क्या? गत मेडिवल में, प्री मेडिवल में 1200 से 1750 का काल था। तो ये कैसे रहा? और पश्चिमी मतलब बोला जाए पश्चिम से तुर्कों का आक्रमण, फारस का आक्रमण, आपको अफगानों का आक्रमण हुआ, वो कैसे भारतीय उपमहाद्वीप पे आक्रमण किया और अपने गुलामों को यहाँ पे स्थापित किया और दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। ठीक, तो चलते हैं अपने टॉपिक। आज जो हमारा टॉपिक है जो है प्री मेडिवल। प्री मेडिवल से ये स्टार्ट करें, मतलब मेडिवल से पहले, जहां पे एंशिएंट खत्म हो रहे हैं और प्री मेडिवल शुरू हो रहे हैं, वहां से पश्चिम से मुस्लिम आक्रामकों में तेजी, फारस पर अरबी तथा तुर्कियों की विजय के बाद 11वीं सदी में इन शासकों का ध्यान भारत की ओर गया, और इससे पहले छिटपुट रूप से कुछ मुस्लिम शासक उत्तर भारत के कुछ इलाकों को जीत लिया था। इसका प्रभुत्व तथा शासन काल अधिक नहीं रहा था। हालांकि अरब सागर के मार्ग से अरब के लोग दक्षिण भारत के कई इलाकों में कई सदी से पहले ही बना चुके हुए थे। मतलब एक तरह से अपनी जो बोला जाए संबंध स्थापित कर चुके थे, व्यापार संबंध स्थापित कर चुके थे। व्यापार संबंध इससे कई सदी पहले से ही बना हुआ था, पर इससे भी इन दोनों प्रदेशों की बीच संस्कृति आदान प्रदान बहुत कम थी। समझ रहे हैं? बहुत कम थी उस टाइम में। कोई भी जो है ना, दोनों मतलब बोला जाए आपको मिडिल ईस्ट मतलब अरब से और भारत की संस्कृति का मेल जोल नहीं हो पाया था। ठीक है। दिल्ली सल्तनत की नींव कैसे पड़ी थी? 12वीं सदी के अंत तक आते आते भारत पर तुर्क, अफगान तथा फारसी आक्रमण बहुत तेज हो गए थे। मोहम्मद गौरी के बराबर आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत को हिलाकर रख दिया था। मतलब दिल्ली की सल्तनत को हिलाकर रख दिया था और दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। 1192 ईस्वी के तराइन के युद्ध में दिल्ली के चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान को पराजित हुए, और इसके बाद दिल्ली के सत्ता पर पश्चिमी आक्रमणकारियों का कब्जा हो गया था। हालांकि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को हराकर वापस लौट गया, पर उसके गुलामों ने दिल्ली के सत्ता पर राज किया था। आगे यह दिल्ली सल्तनत की नींव साबित हुई थी। मतलब नींव रखी थी किसने? मोहम्मद गौरी के गुलामों ने। गुलाम वंश इसीलिए बोला जाता है दिल्ली वंश को। दिल्ली सल्तनत की नींव साबित इन्होंने किया, और साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन किया था। 5 वंश ने शासन किया था दिल्ली सल्तनत पे। ये कौन कौन से हैं? मतलब दिल्ली पे 5 दिल्ली सल्तनत के वंशों ने शासित, गुलाम वंश ने शासित किया था। याद रखिएगा, ये बार बार प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ये पूछता है हर बार जो है ना। कभी जो है ना इसका फैक्ट इधर उधर करके और ट्विस्टेड क्वेश्चन बना के पूछा जाता है प्रीलिम्स यूपीएससी का। ये लोग आप लोग नोट कीजिए। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, ये वंश रहे हैं दिल्ली सल्तनत में। समझे? और जब दिल्ली सल्तनत पतन होगा तो मुगलों का जो है ना उत्थान होगा। मतलब मुगल साम्राज्य का विस्तार और मुगल साम्राज्य का वहां से चालू होगा। तो गुलाम वंश हम सबसे पहले देखते हैं। मध्यकालीन भारत, गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया था। गुलाम वंश मध्यकालीन भारत का एक ऐसा राजवंश था। इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद नियुक्त किया था। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से 1290 लगभग 84 वर्ष तक राज किया था। अब 1206 से 1292 तक अगर हम देखेंगे तो गुलाम वंश में दिल्ली का गुलाम वंश, राजधानी दिल्ली, भाषाएं उर्दू, फारसी, तुर्की भाषाएं थी, और धार्मिक समूह सुन्नी इस्लाम। शासन सल्तनत 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक का काल है, और 1286 से 1290 तक 1286 से 1290 तक मुइजुद्दीन के काबाद का शासन काल रहा है, और इसकी स्थापना हुई है 1206 से 1292 तक, यानी 1292 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक का अगर हम शासन काल देखेंगे, पीरियड देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो ये पीरियड रहा, और कितना जो है ना रोमांचक
और कितना जो है ना ट्विस्टेड रहा है ये काल, समझ रहे हैं आप लोग। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। ट्विस्टेड और रोमांचक इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये गुलाम था, खोज फरोख्त के बाद से जो है ना ये अपने कौशलता से जो है ना ये दिल्ली सल्तनत का राज बना, और अपने माइंड का मतलब यूज करके अपनी कुशल क्षमता, एक तरह से जो बोला जाए युद्ध लड़के, और एक अपनी एक अपना जो बोला जाए अपना व्यक्तित्व को लाके और मोहम्मद गौरी के आगे ऐसा प्रस्तुत किया कि गुलाम मोहम्मद गौरी जो है ना गुलाम वंश, गुलाम को, अपने गुलाम को, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का सुल्तान बना के चला गया। ये याद रखिएगा, ये पॉइंट जो होना जरूरी है। यह गौरी साम्राज्य का सुल्तान मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। गुलामों को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। यह पहले गौरी के सैन्य अभियानों का सहायक बना और फिर दिल्ली का सुल्तान बना। देखिए, गुलाम दिल्ली का सुल्तान बन गया। भाई सोचने वाली बात है, वो टाइम वो जमाना क्या होगा। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और कुतुब मीनार की नींव डाली। इसने केवल 4 साल 1206 से 1210 तक राज किया था। समझ गए आप। कुतुबुद्दीन ऐबक का अगर हम काल देखेंगे तो इसमें सबसे पहले देंगे सुल्तान हिंद। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है अगर आप लोगों को पूछा जाए तो लाहौर में। शासन विधि कितने 25 जून 1206 को से लेके 1210 तक इन्होंने शासन किया था। राज अभिषेक हुआ था तो कब हुआ था? 25 जून 1206 को हुआ था, 1206 को हुआ था। कस से ये हुमायूं लाहौर, मतलब कहां पे हुआ था? कस से ए हुमायूं, कस ए हुमायूं याद रखिएगा। पूर्ववर्ती मोहम्मद गौरी बतौर गौरी सुल्तान। उत्तरवर्ती आराम शाह, जन्म 1150 तुर्किस्तान, निर्धन 1210 में लाहौर में हुआ था। समाधि अनारकली बाजार लाहौर, मतलब समाधि जो है मिट्टी इनकी दी गई, इनकी कब्र कहाँ पे है? तो ये अनारकली बाजार है लाहौर में। लाहौर में एक जगह है अनारकली जहाँ पे कब्रिस्तान है, वहां पे मिट्टी दी गई। घराना क्या है? गुलाम वंश। धर्म सुन्नी इस्लाम। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था धर्म में? ये सुन्नी इस्लाम का मानने वाला था। और अनारकली जो आप लोगों को बता रहा हूँ, अनारकली आप लोग को याद ही होगा, मुगल आजम अगर आप लोगों ने देखा होगा, मोहम्मद सलीम, शहंशाह सलीम और शहंशाह आलम जो है आपको अकबर का आप लोग को याद ही दिला देगा। अनारकली सलीम मरने नहीं देगा और हम तुझे जीने नहीं देंगे। तो ये वाला डायलॉग्स आप लोगों को हो सकता है इसमें आप लोग कर भी सकते हैं। जब अगर इसका अगर आप लोग नाम लिखेंगे तब थोड़ा सा उधर लिंक भी कर सकते हैं आप लोग मुगल पीरियड से। शुरुआती जीवन कुतुबुद्दीन ऐबक के निवास थे और इसके माता पिता, मतलब क्या है निवासी? कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ के निवासी थे? तुर्किस्तान के। और इनके माता पिता तुर्क थे। और इस क्षेत्र में उस समय दास व्यापार के प्रचलन था और इसे लाभप्रद माना जाता था। दासों को उचित शिक्षा और प्रशिक्षण देकर उन्हें राजा के, जो बोला जाए राजा के दरबार में, राजा के शिक्षित जो दास होते थे उनके एक तरह से बोला जाए सेवा में भेज दिया जाता था। खिदमत जो बोला जाए, सेवा बोला जाए तो, और राजा के हाथों बेचकर खरोक्त फरोख्त होती थी। ठीक है, बेचा जाता था और ये एक लाभदायक धंधा था। बालक कुतुबुद्दीन इस व्यवस्था का शिकार बना और एक व्यापारी के हाथों बेच डाला गया था। व्यापारी ने फिर उसे निसारपुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी को बेच दिया था। देखिए, फखरुद्दीन अजीज कूफी को बेचा। अब्दुल अजीज ने बालक को कुतुब को अपने पुत्र के साथ सैन्य और धार्मिक प्रशिक्षण दिया था, पर अब्दुल अजीज की मृत्यु के बाद उसके पुत्र ने फिर ऐबक को बेच दिया, अतः उसे मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया था। समझ गया ना? 3 टाइम बेचा गया, चौथे टाइम में जो है ना वो मोहम्मद गौरी के हाथ में पड़ा और दिल्ली का सुल्तान बन गया। किस्मत मानना पड़ेगा, भाग मानना पड़ेगा, समझ गया ना? और उस टाइम में जो है ना आप देखेंगे तो शासक कितने साल में बनते थे? 12 साल, 13 साल, 14 साल तक। वो टाइम क्या होगा? और 12-13 साल में जो है ना युद्ध लड़ने जाते थे। ये बताइए, आज के एज में अगर 12 साल के बच्चा को भेज दिया जाए तो गन्ना अगर बोला जाए तो दांत से तोड़ो, उसका दांत ही टूट जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए गुल्ली डंडा 12 साल में दे दिया जाए खेलने का, अभी का जो बच्चे हो रहे हैं 12 साल में सही से गुल्ली डंडा भी नहीं खेल पाएंगे। ठीक ना? तो उस टाइम में युद्ध लड़े जाते थे भाई, ये सोचने वाली बात है, समझ गए ना? मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के साहस
कर्तव्य निष्ठा पर स्वामित्व वाली और स्वामिक भक्त से प्रभावित होकर उसे शाही अस्तबल गुडसाल का अध्यक्ष और अमीर आखूर की नियुक्त कर दिया था। अमीर आखूर क्या है? अब सैनिक का पूरा प्रशिक्षण इसके हाथ में आ जाएगा, सैनिकों का पूरा जो है ना एक तरह से सरदार माना जाएगा और संचालित भी करेगा। यह एक सम्मानित पद था और उसने सैन्य अभियानों से भाग लेने का अवसर मिला था। तराइन के द्वितीय युद्ध में राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाने के बाद ऐबक ने भारतीय प्रदेश के सूबेदार नियुक्त किया गया। वह दिल्ली, लाहौर आदि तथा कुछ अन्य क्षेत्रों का उत्तराधिकारी भी बना था। देखिए, पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंदी बनाया। इससे प्रभावित होकर जो बोला जाए आपको, समझ गए, सुल्तान ने इसे दिल्ली का सुल्तान बनाया। मतलब किसने? आप लोगों, गौरी ने, सुल्तान गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को, गुलाम वंश को, अपने गुलाम के हाथों में सत्ता सौंप के वापस चला गया, तुर्किस्तान चला गया, तुर्क चला गया। ऐबक के सैन्य अभियान, उसने गौरी के शासक के रूप में कई क्षेत्रों पे शासन अभियान में हिस्सा लिया था तथा इन अभियानों में उसकी मुख्य भूमिका रही थी। इसी से खुश होकर गौरी ने उसे कुछ क्षेत्रों के सूबेदार नियुक्त किया था। मोहम्मद गौरी विजय के बाद राजपूताना ने राजपूत राजकुमारों के हाथ सत्ता सौंपा। समझ गए? अब यहाँ पे सत्ता सौंपने के बाद जो है मोहम्मद गौरी ने तो सौंपा, मगर यहाँ पे जो है ना ऐबक जो है ना सैन्य अभियान फिर करेगा। आप लोगों को ये भी यहाँ पे ये पॉइंट होना चाहिए। पर राजपूत तुर्कों के प्रभाव को नष्ट करना चाहते हैं और समय प्रथम 1192 में उसने अजमेर तथा मेरठ में विद्रोह का दमन किया। अब जो है ना राजपूत जो थे राजपूत वंश थे, उन्होंने जो है विद्रोह किया और इसी विद्रोह को दबाने के लिए जो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर अपने सैन्य अभियान किए थे तथा दिल्ली के सत्ता पर आरूढ़ हुआ था। दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ अपना केंद्र बनाकर उसने भारत विजय नीति अपनाई और भारत पर इससे पहले किसी भी मुस्लिम शासक का प्रभुत्व तथा शासन इतने समय तक नहीं रहा था। जाट सरदारों ने हांसी के किले घेर कर तुर्की किलेदार मालिक नसीरुद्दीन के लिए संकट उत्पन्न कर दिया था, पर ऐबक ने जाटों को पराजित कर हांसी के दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था। सन 1914 में अजमेर के दूसरे विद्रोह को दबाया तथा कन्नौज के शासक जयचंद्र के साथ चंदावर के युद्ध में अपनी स्वामी का साथ दिया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप वाराणसी तक तुर्क राज विस्तृत हो गया था। 1195 ईस्वी में उसने कोइल अलीगढ़, मतलब पहले अलीगढ़ का नाम क्या था? कोइल, अलीगढ़ को जीत लिया। सन 1196 में अजमेर के मेदों ने तृतीय विद्रोह का आयोजन किया था, जिससे गुजरात के राजपूत शासक भीमदेव का हाथ था। मेदों ने कुतुबुद्दीन के प्राण संकट में डाल दिया था, पर उसी समय मोहम्मद गौरी के आगमन की सूचना आने से मेदों ने घेरा विरू लिया और ऐबक बच गया। मतलब वहां से घेरा उठा लिया और ऐबक बच गया। इसके बाद 1197 ईस्वी में उसने भीमदेव की राजधानी अहिलवाड़ा, मतलब याद रखिएगा अहिलवाड़ा। अब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए बन रहा है। 1197 ईस्वी में भीमदेव की राजधानी क्या थी? वहां पे आपको चित्तौड़ दे देगा, राजस्थान में आपको अजमेर दे देगा, दिल्ली दे देगा, अहिलवाड़ा दे देगा। तो अहिलवाड़ा ही को करना है। अहिलवाड़ा को लूटा और अकृत धन लेकर वापस लौटा। 1197 से 98 के बीच उसने कन्नौज, चंदावर तथा बदायूं तक अपना कब्जा कर लिया था। अब यहाँ पे कब्जा करने के बाद जो है ना, उसके बाद क्या करेगा मोहम्मद गौरी? फिर जो है ना मोहम्मद गौरी तो जा रहे हैं ना, मोहम्मद गौरी के बाद जो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना ये अपना अभियान चला रहा है। समझ गए? और मोहम्मद गौरी जो है ना उसको परामर्श दे रहा है, मतलब उसके संरक्षण में, मोहम्मद गौरी के संरक्षण में ये सारे जो है ना जगह जगह जो है ना प्रांतीय राज्यों पे आक्रमण कर रहे हैं और वहां जीत रहा है, अपना जीत दर्ज करा रहा है, अपना शासन स्थापित कर रहे हैं। ये जरूर एक पॉइंट वहां पे डालिएगा। इसके बाद उसने सिरोही तथा मालवा के कुछ लोगों पर अधिकार कर लिया था, पर यह विजय
चीर स्वामी नहीं रह सका। चीर स्वामी मतलब ज्यादा दिन तक नहीं रह सका। इस साल उसने बनारस पर आक्रमण कर दिया था और 1202 से 1203 ईस्वी में उसने चंदेल राजा परमर्दी देव पर पराजित कर कालिंजर महोबा पर हमला करके महोबा के राहिल देव वर्मन द्वारा 9वीं शताब्दी में निर्मित एक विशाल और प्रसिद्ध सूर्य मंदिर को ध्वस्त कर दिया था और खुजराहों पर अधिकार कर अपनी स्थिति मजबूत कर लिया। इसी समय गौरी के सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर अधिकार कर मतलब एक तरह से वहां पे आक्रमण करके अधिकार कर लिया था। मोहम्मद गौरी के जो है ना सेनापति कौन, बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण करके बंगाल को भी अधिकार कर लिया था। एक पॉइंट यहाँ पे बख्तियार खिलजी को मोहम्मद गौरी का सेनापति, ये जरूर लाइन कीजिएगा लो, यहाँ नोट कीजिएगा, लाइन कीजिएगा लो आप लोग। शासक आकस्मिक मृत्यु के कारण मोहम्मद गौरी अपने उत्तराधिकारी के बारे में कोई निर्णय नहीं कर पाया था। उसका कोई पुत्र नहीं था, लेकिन यह अपने दासों पर विश्वास करता था और गौरी के दास में ऐबक के अतिरिक्त गयासुद्दीन महमूद, यलदोजा, कुबाचा और अली मर्दान प्रमुख थे। ये सभी अनुभवी और योग्य थे, अपने आप को उत्तराधिकारी बनाने की योजना बना रहे थे। गौरी ने ऐबक को मालिक की उपाधि दी थी, पर उसे सभी सरदारों का प्रमुख बनाने का निर्णय नहीं दिया था। ऐबक का गद्दी पर दावा कमजोर था, पर उसने विषम परिस्थिति में कुशलता पूर्वक काम किया और अतः दिल्ली की सत्ता पर शासन बनाकर गौरी की हत्या कर दी। देखिए अब जो है ना दिल्ली पे शासन करके और गौरी की भी हत्या हो गई, पता होना चाहिए। गौरी की हत्या होने के बाद कब हुई थी? गौरी की हत्या मोहम्मद गौरी की 15 मार्च 1206 ईस्वी के हुई थी और इसके बाद 24 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ने अपना राज्य अभिषेक किया, पर उसके सुल्तान की उपाधि धारण की थी। उसने क्या किया था? सुल्तान की उपाधि धारण की थी और उसका कारण था कि गुलाम सरदार यलदोजा और कुबाचा उससे ईर्ष्या रखते थे। उन्होंने मसूद को अपने पक्ष में कर ऐबक के लिए विषम परिस्थिति पैदा कर दी थी। हालांकि तुर्कियों ने बंगाल तक के क्षेत्र को रौंद डाला, फिर भी उनकी सर्वोच्चता संगीत ही रही। राजपूत भी विद्रोह करते रहे। इसके बाद ऐबक ने इन सब का डटकर सामना किया और बख्तियार खिलजी की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अभी भी जो है ना ये क्या मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गौरी के सुल्तान के अधीन ही जो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक काम कर रहा था, याद रखिएगा, ये मैं पहले शुरू से ही बोल रहा हूँ। और ऐबक के स्वामित्व को मानने से इनकार कर दिया था। इन कारणों से कुतुबुद्दीन का शासनकाल केवल युद्धों में ही बीता था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल रहा है वो युद्ध में ही बीता था। कोई ऐसा नहीं है कि उसने जो है ना पूरे साम्राज्य को जीत कर और शांतिपूर्वक अपने शासन प्रणाली को स्थापित करे। मगर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद से जब हम आए हैं